गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था आनुवांशिकता, आनुवांशिकता का नियम, मेंडल के 3 नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र विन्यास का नियम, जिसमें हम लोग प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम को विस्तार से चर्चा कर लिए थे। आज मैं आप लोगों को मेंडल का तीसरा नियम, स्वतंत्र विन्यास का जो नियम है, इसको विस्तार से बताऊंगा और साथ ही साथ इसी टॉपिक का एक और टॉपिक लिंग का निर्धारण कैसे होता है इसके बारे में बताऊंगा। जैसे लड़का या लड़की का जन्म कैसे होता है, गोरा या काला रंग कैसे उसमें होता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब करते हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे F1 मेंडल का पृथक्करण का नियम। उस नियम में आप लोग को बताया गया था कि जब दो विपरीत गुण वाले जनक जब आपस में संयोजन करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो उससे एक नए नस्ल का निर्माण होता है जिसे संकर नस्ल कहते हैं, जिसको संकर नस्ल कहते हैं। उसको प्रयोग से ही बताए थे। तो बिल्कुल मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट ऑस्टोमेट जो है, वो मेंडल के प्रथम नियम पर, पृथक्करण के नियम पर ही आधारित है। फर्क केवल इतना है कि उसमें एक जोड़े विपरीत गुण वाले वंशागत का अध्ययन किया गया था। जो पृथक्करण का नियम था उसमें मेंडल जो है एक जोड़े विपरीत गुण वाले मटर का पौधे का चयन किया था, जबकि इसमें 2 जोड़े विपरीत गुण वाले मटर के नस्ल के जो पौधे हैं, विपरीत अलग अलग 2 जोड़े, यानी इसमें बताया गया है आपको पीला गोला बीज, यानी पीला गोलाकार बीज। कैसा? पीला और गोलाकार बीज, हरा झुड़ीदार बीज। उसमें हम लोग क्या लिए थे? उसमें आपको बताया गया था लंबा और बौना का नस्ल। तो सेम प्रोसेस इसमें यही है। फर्क इसमें इतना है केवल कि उसमें एक जोड़ा था और इसमें 2 जोड़ा नस्ल है और 2 जोड़े पर वंशागत का अध्ययन किया गया था। चलिए हम लोग समझते हैं, तो बिल्कुल समझ जाएगा। मेंडल का पृथक्करण का जो नियम है बिल्कुल उसी पर आधारित है। जैसे प्रयोग में बताया गया है कि सबसे पहले जो है मेंडल इसमें पीला गोलाकार बीज का एक अलग नस्ल लिया, मटर का पौधा। दूसरा क्या लिया? हरा और झुड़ीदार बीज। इसमें भी 2 गुण है, हरा है और झुड़ीदार बीज है। इसमें भी 2 गुण है, पीला है और गोलाकार बीज है। दोनों में 2 गुण है। तो एक जोड़ा और एक जोड़ा, कितने जोड़ा हुआ? 2 जोड़ा। और उसमें क्या था? 1 जोड़ा। यही कारण है कि मेंडल के पृथक्करण के नियम को एकल संकर कहा गया, इसको द्विव संकर कहा गया। उसको एक संकर कहा गया, इसको द्विव संकर कहा। द्विव संकर क्यों कहा जा रहा है? मेंडल के तृतीय नियम को ही द्विव संकर कहा जाता है। कारण है कि इसमें 2 विपरीत गुण वाले नस्ल का वंशागत का अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग समझेंगे पीला और गोलाकार बीज और हरा और झुड़ीदार बीज, जब 2 माता पिता आपस में युग्मक करते हैं, संयोजन करते हैं, तो संयोजन जब करते हैं तो उनके युग्मक के माध्यम से, जैसे इसमें मान लें कि ये होगा पिता, होगा ये होगा माता, तो नर युग्मक और मादा युग्मक, जो कि पौधा में तो अलग अलग होता नहीं है। तो पीला गोलाकार बीज, हरा झुड़ीदार बीज जब आपस में
ये दोनों जो है संयोजन करते हैं। तो जब संयोजन आपस में करते हैं तब एक नए नस्ल का निर्माण करते हैं, जिसका गुण जो होता है पीला गोलाकार गुण होता है। और यह गुण जो होता है वो पीला गोलाकार बीज जो पहले वाला का जो गुण है उसी का गुण इसमें दिखाई देता है। अब बात यह आती है कि इसका गुण हरा जुड़ीदार वाला जो झुड़ीदार वाला जो बीज है इसमें क्यों नहीं दिखाई दिया? हरा जुड़ीदार वाला बीज इसमें क्यों दिखाई नहीं दिया? क्या कारण है ये बताइए हमको। तो हम पिछले क्लास में बताए थे, मेंडल का पृथक्करण के नियम में बताए थे कि जब लंबे नस्ल का और बौने नस्ल का दो माता पिता जब संयोजन करते हैं तो उसी का लक्षण दिखाई देता है जो अधिक प्रभावी होता है और अप्रभावी का लक्षण दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल यहां पर भी वही होता है। पीला गोलाकार जो है हरा जुड़ीदार बीज वाले नस्ल से अधिक प्रभावी है। अब अधिक प्रभावी रहने के कारण जो इसके युग्मन से नया जो संतान बना वो पीला गोलाकार बना। कैसा बना? पीला गोलाकार बना। अब इसका गुण नहीं दिखाई दिया, कारण क्या है? कारण यह है कि इसका जो गुण है अप्रभावी है। क्या है? अप्रभावी है। और अप्रभावी रहने के कारण यहां पर इसका लक्षण दिखाई नहीं दिया। अगर ये ज्यादा प्रभावी होता तो यहां पर हरा जुड़ीदार होता, ये भी हो जाता। अगर ये अप्रभावी होता तो इसका लक्षण यहां दिखाई नहीं देता, इसका लक्षण दिखाई देता। अब जो है इस क्रिया को जो यहां प्राप्त हुआ, मेंडल ने इसी का नाम दिया था F1। क्या दिया नाम इसको? F1 नाम दिया था। इसी को क्या नाम दिया था? F1 नाम दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो है जो नया संतान बना, नया जब संतान बना, ये दोनों के मिलने से जो नया संतान की उत्पत्ति हुआ और मेंडल क्या किया कि इसको ही आपस में ही प्रजनन कराता है। अब इसी को आपस में प्रजनन करा रहा है। पहले तो अलग अलग था, लेकिन अब जो नया नस्ल का जो संतान उत्पन्न हुआ, अब इसको क्या कहा जाने लगा? इसी को जो है आपस में प्रजनन कराने लगा। अब क्या देखिए, इसको लिया पीला गोलाकार बीज और पीला गोलाकार बीज, यानी यहां पे भी कर सकते हैं YY RR, और यहां पर भी कर सकते हैं YY RR। येलो राउंड, येलो मतलब पीला, राउंड मतलब गोलाकार। अब जो है सेम प्रोसेस यहां होगा। जब पीला गोलाकार और पीला गोलाकार आपस में प्रजनन करते हैं तो क्या देखा गया? जो यहां पर गुण जो है अप्रभावी का जो गुण लुप्त था, तो इसमें क्या देखा गया कि अप्रभावी गुण लुप्त हुए भी, यानी छिपे हुए भी अगले पीढ़ी में क्या होता है वह साफ साफ दिखाई देता है। इतना ही नहीं, इसमें यह भी दिखाया गया कि अप्रभावी गुण अप्रभावी से क्या करता है? अप्रभावी जो वंशागत जो गुण जाता है वो प्रभावी गुण से प्रभावी ही नहीं बल्कि प्रभावी गुण से अप्रभावी गुण में भी जाता है। और अप्रभावी का गुण जो है अप्रभावी में ही नहीं बल्कि प्रभावी में भी जाता है। जबकि पिछले जो है मेंडल का पृथक्करण नियम जो था उसमें बताया गया था कि जो प्रभावी नियम और अप्रभावी नियम जो है अलग अलग होते हैं। प्रभावी नियम अलग हो जाते हैं और अप्रभावी जो है अगले पीढ़ी में अलग अलग हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए पृथक्करण का नियम दिया गया। लेकिन इसमें देखा गया क्या कि प्रभावी जो है प्रभावी गुण वाले प्रभावी से संयोजन करके करते हैं, प्रभावी गुण वाले अप्रभावी गुण वाले से भी संयोजन करते हैं और अप्रभावी गुण वाले अप्रभावी गुण से भी संयोजन करते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष निकाला गया तो क्या पाया गया कि पीला जो गोलाकार बीज है वो 315
गोलाकार हरा बीज जो है 108 और झुर्रीदार तथा हरा जो है 32 है, 32। और झुर्रीदार पीला जो है 101। झुर्रीदार पीला कितना हुआ? 101। इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि जब F1 से F2 में जब आनुवंशिक जनक जो है F1 में अप्रभावी गुण जो लुप्त हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, वो F2 में जो है प्रभावी गुण वाले प्रभावी से, प्रभावी गुण वाले अप्रभावी से भी, और अप्रभावी गुण वाले अप्रभावी से भी क्या करते हैं? संयोजन करते हैं। ऐसा नहीं कि अप्रभावी अप्रभावी से केवल, प्रभावी प्रभावी से केवल, नहीं, आपस में क्या करते हैं? संयोजन करते हैं और एक नए नस्ल का उत्पन्न कर देते हैं, स्वतंत्र रूप से उत्पन्न होता है। इसीलिए इसको, इस नियम को कहा गया स्वतंत्र, मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम। इसके बाद देखा गया कि इसका लक्षण जो है लक्षण प्ररूपी अनुपात, लक्षण प्ररूपी अनुपात, लक्षण प्ररूपी अनुपात जो है इसका देखा गया 9:3:3:3:1। इसका लक्षण प्ररूपी जो अनुपात देखा गया 9:3:3:3:1, इसका रेशियो निकाला गया। अब आपसे क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है, प्रश्न ऐसा भी पूछ सकता है कि मेंडल जो है, मेंडल जब द्विगुण वाले बीजों का वंशागत का अध्ययन कर रहा था तो उसमें पीले गोलाकार बीज का निर्माण कितना हुआ था? 315। झुर्रीदार तथा हरे कितने थे? तो 32 थे। तो ये सब ध्यान रखिएगा, पूछेगा। अब जो है हम लोग जो है अगला टॉपिक लिंग निर्धारण पढ़ेंगे। लिंग का निर्धारण कैसे होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो है बढ़िया समझ गए होंगे। एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से देखिएगा, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए इसको मिटाते हैं हम। अगर लिखना चाहें इसका नियम तो लिख सकते हैं मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम, मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम। लिख के देख दीजिए, मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम लिखिएगा। जब पीला गोलाकार तथा हरा झुर्रीदार बीज, जब पीला गोलाकार बीज तथा हरा झुर्रीदार बीज आपस में संयोजन करते हैं, आपस में संयोजन करते हैं तो प्रभावी गुण वाले लक्षण, प्रभावी गुण वाले लक्षण अप्रभावी गुण वाले लक्षण पर भारी पड़ता है, अप्रभावी गुण वाले लक्षण पर भारी पड़ता है, जिसके कारण पीला गोलाकार बीज का निर्माण होता है, जिसके कारण पीला गोलाकार बीज का निर्माण होता है, पीला गोलाकार बीज का निर्माण होता है। जबकि यही अगली पीढ़ी में, जबकि यही अगली पीढ़ी में आपस में इसको प्रजनन कराया जाता है, आपस में इसको प्रजनन कराया जाता है, तब प्रभावी गुण वाले प्रभावी के साथ, प्रभावी गुण वाले प्रभावी के साथ, प्रभावी गुण वाले तथा अप्रभावी गुण के साथ, तथा अप्रभावी गुण वाले अप्रभावी गुण के साथ संयोजन करते हैं, संयोजन करते हैं और नए संतान का उत्पन्न करते हैं, नए संतान का उत्पन्न करते हैं, नए संतान का उत्पन्न करते हैं या नए नस्ल का उत्पन्न करते हैं, नए नस्ल का बीज का उत्पन्न करते हैं, जिसे मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम कहा जाता है, जिसे
मेंडल का स्वतंत्र विन्यास का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं। इसको बढ़िया से लिख कर और एक बार पढ़िएगा, वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, पूरा का पूरा याद हो जाएगा और समझ में भी आएगा। अब हम लोग जो है आनुवांशिकता का ही एक टॉपिक है लिंग का निर्धारण, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण, लिंग का निर्धारण, इसके बारे में पढ़ेंगे। लिंग का निर्धारण कहने का मतलब है कि जनक से जब उत्पन्न संतान होता है, माता पिता से जब संतान उत्पन्न होता है, तो उसके संतान का जो लिंग होगा किस पे निर्भर करता है, क्या होगा, नर होगा या मादा होगा, लड़का होगा या लड़की होगी, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि समझिएगा, लैंगिक जनन, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन थोड़ा सा समझाते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इसकी जिक्र किया गया है। ऐसे इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे जनन चैप्टर में, फिर भी समझिएगा। संक्षिप्त में समझते हैं इसको। लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ये दोनों जो है जनन के प्रकार है। जनन के क्या है, प्रकार है। अब बात समझिए, जनन क्या है? तो वह विधि जिसके द्वारा जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहते हैं। वह विधि जिसके द्वारा जीव अपनी जनसंख्या में वृद्धि करता है उसे जनन कहते हैं। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? तो वह विधि जिसमें, वह विधि जिस जनन में माता पिता यानी नर तथा मादा भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। या कह सकते हैं जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहते हैं। तथा जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा भाग नहीं लेते हैं, मादा भाग नहीं लेते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन, जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन, जनन की वह विधि जिसमें नर तथा मादा भाग नहीं लेते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं लिंग का निर्धारण। लिंग का जो निर्धारण होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नर तथा मादा, नर तथा मादा जब आपस में संयोजन करते हैं, फ्यूजन होता है, संयोजन होता है, तब जाइगोट का निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है? जाइगोट, या फिर इसको कह सकते हैं युग्मनज, युग्मनज का निर्माण होता है। और यही जो जाइगोट है धीरे धीरे बड़ा होकर नर तथा मादा की तरह एक नए जीव का उत्पन्न होता है, नए संतान उत्पन्न होता है, जिसका गुण होता है नर या मादा की तरह होता है, नर या मादा की तरह होता है। यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जब भाग लेते हैं तो उससे एक नए संतान की उत्पत्ति होती है, जिसको जाइगोट या युग्मनज कहते हैं, या इसको कहते हैं युग्मक होता है। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, जब युग्मक होता है, स्थानांतरण होता है, तब जाइगोट का निर्माण होता है। यदि संतान कहा जाता है कि गर्भाशय में सबसे पहले जब संतान उत्पन्न होने से पहले जाइगोट का निर्माण होता है।
जाइगोट भ्रूण में बदलता है और फिर धीरे धीरे भ्रूण जो होता है बच्चा का निर्माण होता है, बच्चा का निर्माण का बड़ा रूप ले लेता है। अच्छा, अर्थात कह सकते हैं निषेचन के फलस्वरूप क्या बनता है, जब नर तथा मादा भाग लेते हैं जनन में और निषेचन होता है तो सबसे पहले क्या बनता है, जाइगोट या युग्मनज बनता है। फिर जब बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा का निर्माण होता है जो फिर गर्भाशय में रहने लगता है। तो समझेंगे आप आगे लिंग का निर्धारण। अब यहाँ पर समझना है, ये तो हम लोग समझे कि संतान उत्पन्न होता कैसे है। अब हम लोग समझें कि संतान जब उत्पन्न होता है तो उसमें लिंग का निर्धारण कैसे होता है, नर लिंग कैसे होता है और मादा लिंग कैसा होता है, लड़की का जन्म कैसे होता है और लड़का का जो लिंग होता है वो कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि नर तथा मादा के युग्मक में जो नया संतान उत्पन्न होता है, यानी जनकों से उत्पन्न संतान, जनक मतलब क्या होता है, माता पिता, तो माता पिता से उत्पन्न संतान का जो लिंग होता है वो क्रोमोसोम के लिंग पर निर्भर करता है, क्रोमोसोम के लिंग पर निर्भर करता है। क्रोमोसोम लिंग, अब बात आती है कि क्रोमोसोम के लिंग पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, क्रोमोसोम के लिंग, क्रोमोसोम का लिंग निर्धारण। यानी लड़का या लड़की जन्म जो होता है, लिंग का जो निर्धारण होता है वो क्रोमोसोम के लिंग के निर्धारण को होता है, यानी लिंग क्रोमोसोम का होता है। किस होता है, लिंग क्रोमोसोम। अब इनको समझेंगे पहले। मानव में जो है नर तथा मादा में, नर तथा मादा में, मादा मतलब स्त्री कह सकते हैं और नर मतलब पुरुष कर सकते हैं। नर तथा मादा जब आपस में संयोजन करते हैं तो नर में भी कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो प्रत्येक मानव में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है। प्रत्येक मानव में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाया जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। तो 23 जोड़ी इसमें, यानी इसमें जो होता है 23 जोड़ी, यानी 46, 44 प्लस 1 अब देखिए 44 और 2, 44 और 2 कितना, 46, इसमें हो जाएगा 44 6। अब इसको जो हम लोग डिवाइड करेंगे, ये 2 भाग में बनेगा, तो 2 भाग में होगा तो 22 का आधा क्या हो जाएगा, 44 का आधा क्या हो जाएगा, 22, और एक x में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, x। अब यहां पर 22 और फिर क्या आ जाएगा, y, क्योंकि इसमें 2 गुण है ना, x गुण है और y गुण है, x गुण है और y गुण है। इसमें लिंग का निर्धारण लिंग क्रोमोसोम के आधार पर होता है, लिंग का जो निर्धारण होता है लिंग क्रोमोसोम पर। अब बात समझना है कि लिंग क्रोमोसोम क्या है, लिंग क्रोमोसोम क्या है, समझिएगा। ये लिंग का जो निर्धारण होता है, वो लिंग का निर्धारण मतलब लड़का तथा लड़की जो होता है वो लिंग क्रोमोसोम के आधार पर होता है। कैसे होता है, लिंग क्रोमोसोम क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो मादा, इसको डिवाइड करेंगे
जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स अलग अलग कर दिए, दोनों क्या कह दिए कर दिए, अलग अलग कर दिए। लिंग क्रोमोसोम हम लोग देखते हैं क्या कि लिंग क्रोमोसोम उसको कहते हैं कि प्रत्येक मानव में जब 46 क्रोमोसोम होते हैं जिसमें 22 जोड़े क्रोमोसोम जो होते हैं समान होते हैं। देखिए 22 इसमें भी समान है, इसमें भी 22 समान है, इसमें भी 22 समान है, इसमें भी 22 समान है। अर्थात एक जोड़ी क्रोमोसोम पर ही लिंग का निर्धारण होता है और उसी एक जोड़ी क्रोमोसोम को लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिंग क्रोमोसोम। समझे? लिंग क्रोमोसोम का मतलब नर तथा मादा में 22 जोड़ी क्रोमोसोम जो होते हैं, 22 जोड़ी क्रोमोसोम जो होते हैं समान होते हैं, जबकि एक जोड़ी क्रोमोसोम समान नहीं होता है जिसे लिंग क्रोमोसोम कहा जाता है और उसी एक जोड़ी क्रोमोसोम पर लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण होता है। अब हम लोग समझेंगे कि ये 22 एक्स वाई 22 एक्स हम लोग देख रहे हैं क्या कि नर में जो है, नर में जो क्रोमोसोम जो लास्ट 23वां जो क्रोमोसोम है, 23वां जोड़ा जो नर में क्रोमोसोम है वो क्या है? XY है। क्या है? XY। और स्त्री में कौन सा क्रोमोसोम है? तो XX। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अगर XY होगा तो संतान नर होगा, लड़का होगा। अगर संतान में लिंग जो होगा XX होगा तो वह मादा होगी, लड़की होगी। अब हम लोग इसको जो है मेंडल के प्रथम नियम के यानी पृथक्करण के नियम या फिर मेंडल के नियम के अनुसार, मेंडल का नियम जो है, मेंडल ने बताया है कि माता पिता का गुण उनके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी चला जाता है युग्मकों के माध्यम से, जिसे आनुवंशिकता कहते हैं। तब हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार से माता पिता का जो लिंग क्रोमोसोम है वो संतान में जाता है, एक नया लिंग का निर्माण करता है। चाहे तो माता का गुण उसमें जाएगा या फिर पिता का गुण जाएगा। जिसका प्रभावी अधिक होगा, जो प्रभावी गुण वाला होगा उसी का लक्षण दिखाई देगा और अप्रभावी गुण का लक्षण दिखाई नहीं देगा। चलिए इसको मिटा देते हैं ताकि बढ़िया से आप लोग समझ लीजिएगा। इसको फिर से लिख देंगे हम। ध्यान से समझिएगा, समस्या नहीं होगी आप लोगों को, मेरा ग्रांगी है। ये नर हो गया, ये मादा हो गया, पुरुष कर सकते हैं, स्त्री कर सकते हैं। इसमें 44 प्लस XY अलग अलग गुण होते हैं। इसमें XY होता है, इसमें 44 प्लस XX। अब देखिए 44 एक जोड़ा ई कितना हो गया? 46 क्रोमोसोम। 44 एक जोड़ा ई कितने क्रोमोसोम हुआ? 46 क्रोमोसोम। अर्थात आपसे पूछेगा कि प्रत्येक मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 23 जोड़ी या फिर 46। इसको अलग अलग कर लेते हैं। बाईस प्लस X बाईस प्लस Y, इसको भी अलग अलग कर लेते हैं। 22 प्लस X और 22 प्लस X।
अभी बताया हम। अब इसको हम देखते हैं, यदि जो है 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स मान लिया कि संभोग के दौरान, संभोग के दौरान यदि जो है नर से शुक्राणु के माध्यम से 22 प्लस एक्स जाता है, 22 प्लस एक्स जाता है, और यहां से क्या आएगा 22 प्लस एक्स आएगा, 22 प्लस एक्स आएगा। तो दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, 44 प्लस एक्स एक्स, अर्थात ये क्या हो जाएगा, ये किसका गुण है, मादा का, यानी लड़की होगी। क्या होगी, लड़की होगी, स्त्री होगी, क्या होगी, लड़की होगी। चलिए इसको हम डायरेक्ट यहां पर लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं यहां पे, शांत रहिए। अब जो है डायरेक्ट फिर इसको से करवाते हैं हम लोग। यदि जो है संभोग के दौरान निषेचन में नर से जो है, नर से क्रोमोसोम 22 प्लस वाई और यहां से आएगा 22 प्लस एक्स, नर में से शुक्राणु के माध्यम से जाएगा, स्त्री में क्या 22 प्लस वाई, और उसमें पहले ही पुरुष स्त्री में स्थित रहता है, क्या थी 22 प्लस एक्स, तो यहां पे हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई, क्या होगा, नर, यानी लड़का होगा। क्या होगा, लड़का होगा। अब जो है हम लोग जो है इसमें करेंगे कि यदि जो है, यदि ए दोनों आपस में क्रिया किया, क्या करेगा, ए और ए करेगा। यदि एक्स गया 22 प्लस फिर एक्स जाता है पुरुष से 22 युग्मनज के दौरान, संयोजन के दौरान यदि युग्मक जो है 22 प्लस एक्स गया और यहाँ 22 प्लस एक्स है, तो क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स एक्स, क्या होगा, मादा हो जाएगा। क्या होगा, मादा। संतान का निर्माण क्या होगा, मादा, अर्थात इसको लड़की कह सकते हैं। यदि फिर इसी को कहते हैं हम लोग, यहां सीधे संयोजन हुआ, यदि स्त्री में संयोजन के दौरान 22 प्लस वाई गया और इसमें पहले ही से ऑलरेडी पहले किया है 22 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई, तो क्या हो जाएगा 44 प्लस एक्स वाई, ये हो जाएगा नर, अर्थात क्या हो जाएगा, लड़का। आप लोग देखें कि किस प्रकार जो है जनकों से उत्पन्न संतान में लिंग का निर्धारण हो रहा है, माता पिता का जो गुण है उसके संतान में पीढ़ी दर पीढ़ी जा रहा है। अब जो है कभी कभी यह भी पूछता है कि जो संतान उत्पन्न होता है, लिंग का निर्धारण होता है, तो किसके क्रोमोसोम पर निर्भर होता है, यानी माता के क्रोमोसोम पर संतान निर्भर होता है कि पिता के क्रोमोसोम पर संतान निर्भर होता है, लिंग का निर्धारण किस पे होता है। तो आप लोग समझिएगा, लिंग का जो निर्धारण होता है पिता के क्रोमोसोम पर होता है, क्योंकि माता में जो होता है, मादा में जो होता है क्रोमोसोम केवल एक्स होता है, और पुरुष में जो होता है क्रोमोसोम ये एक्स वाई होता है। अब पुरुष के क्रोमोसोम पर ही निर्भर रहता है कि संतान यानी बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी। हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो अब जो है अगले वीडियो में हम जैव विकास के बारे में चर्चा करेंगे और जैव विकास क्या है इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले इससे जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसको हम बताएंगे, आपको सॉल्व कराएंगे यूट्यूब के माध्यम से ही। आप लोगों को सारे प्रश्न को आपको बताया जाएगा, चाहे वह ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो।
ठीक है, तो आज वह इतना ही, आज का क्लास स्टॉप किया जाता है। अब अगले वीडियो आपको जैव विकास के रूप में दिया जाएगा, जैव विकास से संबंधित होगा। ठीक है, तो लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल बटन है उसको दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद।